जी listening. नो वी आर डिस्कसिंग वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आगे जो है वो पहली बात हम करते हैं सोल्यूशन ऑफ गैसेस इन गैसेस इन लिक्विड्स। तो जब भी गैस और लिक्विड्स का सोल्यूशन होता है तो उसको जो है वो होल्ड करता है, वो हेनरीज लॉ करता है। ये भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है कि हेनरी लॉज किसको जो है वो एक्सप्लेन एक्सप्लेन करता है। यह है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन द लिक्विड। तो हम ये 3 पॉइंट्स हैं, उसके 4 पॉइंट्स हैं। द टेम्परेचर, वो कहता है जस्ट सॉल्युबिलिटी ऑफ द बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ गैस इन द लिक्विड डिपेंड अपॉन टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन, प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन, नेचर ऑफ द गैस एंड द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। तो ओवरऑल अगर हम इसको जनरलाइज करें तो गैस की जो सॉल्युबिलिटी है उसकी कंसंट्रेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। इसका मतलब है किसी भी लिक्विड पे अगर गैस को आप जी आप सुन रहे हैं जी? चैट के साथ साथ इधर भी तवज्जो करें। यस सर, अच्छा, आ रही है तो आपकी आवाज। कंसंट्रेशन जो है वो गैस की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रेशर के। प्रेशर गैस का जितना ज्यादा होगा उतनी उसकी कंसंट्रेशन या सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। तो ये आप कह सकते हैं कि ये है अबाउट द सॉल्युबिलिटी या अबाउट द कंसंट्रेशन ऑफ द गैस इन द लिक्विड। तो ये हेनरीज लॉ है। तो अब वो कहता है कि ये कब कब अप्लाई होता है। ये आपको पता है कोई भी लॉ जो है ऑल कंडीशंस पर एप्लीकेबल नहीं होता। तो हेनरीज लॉ किस सॉल्युबिलिटी तक, किस टेम्परेचर तक एप्लीकेबल होगा? तीन यहाँ पे ये हैं कि टेम्परेचर शुड हाई फॉर द एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। ये जो है वो आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके देखने। टेम्परेचर हाई होना चाहिए, प्रेशर लो होना चाहिए और सॉल्युबिलिटी गैस की कम होनी चाहिए, फिर ये लॉ होल्ड करेगा। नो केमिकल रिएक्शन शुड बी टेक प्लेस बिटवीन द डिसॉल्व गैस एंड द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट और डिसॉल्व गैस के दरमियान कोई रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। इसकी एग्जांपल ऐसे है, अगर HCl आप किसी चीज के साथ पानी के साथ उसका मिक्स करते हैं तो डिसॉल्व्ड HCl जो है वो गैशियस HCl जो है वो गैशियस फॉर्म में होती है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में होती है। लेकिन डिसॉल्व पानी में अगर डिसॉल्व कर दें तो वो जाके आयोनाइज हो जाएगी। आयोनाइजेशन नीचे बताई गई है, देखें ऐसे। तो इसको हम क्या कहते हैं? तो ये गैशियस फॉर्म में नहीं रहेगी, अब मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं रहेगी, आयनिक फॉर्म में चली गई। इसी तरह अमोनिया जो है वो गैसियस फॉर्म में, लेकिन वाटर में ऐड करेंगे तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड वो मॉलिक्यूलर स्टेट में चली जाएगी, डिसॉल्व फॉर्म में चली गई। ये भी केमिकल रिएक्शन है। इन चीजों पे हेनरीज लॉ अप्लाई नहीं होगा। इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करें तो कार्बोनिक एसिड बन जाता है, इसके लिए भी वो अप्लाई नहीं होगा। आगे डिफरेंस जो रॉल्स लॉ है और आइडियल सोल्यूशन है। रॉल्स लॉ की डेफिनेशन पे हम जाएंगे, आप जरा अच्छा पहले आइडियल सोल्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक्स कर लेते हैं। अच्छा, सॉल्वेंट सोल्यूशन जो है वो एक मिक्सचर है। मिक्सचर में किसी भी किस्म की, जब वो दो चीजों को मिक्स किया जाता है तो किसी भी किस्म का केमिकल रिएक्शन नहीं होता, किसी भी किस्म की एनर्जी में चेंजेस नहीं आती। तो आपने याद रखना है कि आइडियल सोल्यूशन के लिए डेल्टा H 0 होना चाहिए। जितने भी सोल्यूशन आप बनाते हैं अगर उसमें हीट इवॉल्व या अब्जॉर्ब हो रही है तो आइडियल नहीं होंगे। डेल्टा V 0 होने का मतलब है कि आपने दो कंपोनेंट्स अगर सेपरेट है, मिसाल के तौर पर अल्कोहल और वाटर का आप मिक्सचर या सोल्यूशन बनाना चाह रहे हैं, 100 और 100 आपने ऐड किए, 100 ml जो है अल्कोहल, 100 ml वाटर, तो टोटल सोल्यूशन का वॉल्यूम भी 200 होना चाहिए, चेंज नहीं आनी चाहिए वॉल्यूम। लेकिन आमतौर पर जब हम सॉलिड और लिक्विड या दो लिक्विड्स का मिक्सचर बनाते हैं तो आमतौर पर वॉल्यूम बढ़ या कम सकता है, थोड़ा सा इजाफा या थोड़ी सी कमी हो सकती है। इसलिए वो सोल्यूशन जहाँ पे डेल्टा V 0 नहीं होगा वो आइडियल नहीं होंगे। आइडियल के लिए 0 होना जरूरी है। दे मस्ट ओबेज रॉल्स लॉ, रॉल्स लॉ को ओबे करना चाहिए उसको। इन आइडियल सोल्यूशन एक्टिविटी ऑफ ईच कंपोनेंट इक्वल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। आगे जाके हम पढ़ेंगे कि एक्टिविटी और एक्टिविटी कोफिशिएंट क्या होता है, इससे हम इस बात को एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन जी रॉल्स लॉ को हम थोड़ा सा देखते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये आपने देख लेनी है, याद रख लेनी है। आइडियल और नॉन आइडियल की ये आ सकता है।
अच्छा, इसकी जो जो रॉड्स लॉ की डेफिनेशन है, द लास्ट स्टेट्स दैट आर गिवन टेम्परेचर, वेपर प्रेशर और एनी वोलेटाइल कंपोनेंट, यहाँ पे ऐसे कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं अगर सॉल्यूशन में एक कंपोनेंट वोलेटाइल है, any volatile component of the solution equal to the vapor pressure of the pure component multiplied by mole fraction of that component। अच्छा, अब देखो कि जो अच्छा, ये देखिएगा कि अगर आपके पास एक सल्यूट है, मिसाल के तौर पर ग्लूकोज है, वाटर में डिजोल्व किया, तो कंपोनेंट वोलेटाइल कौन सा है? वाटर। ग्लूकोज तो सॉलिड है, वो वोलेटाइल नहीं है। तो हमने बात करनी है कि उस सॉल्वेंट की वेपर प्रेशर की। तो कहता है कि वेपर प्रेशर जो है डायरेक्टली इक्वल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट, ये देखिए जरा थोड़ा सा, जी, वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट से मुराद है कि अगर उसमें कोई सैल्यूट या सॉल्वेंट ऐड नहीं किया गया, मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। अगर वाटर का आप प्रेशर इन द सॉल्यूशन फाइंड करना चाहते हो, तो प्योर वाटर का वेपर प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। अगर अल्कोहल और वाटर का सॉल्यूशन है तो आपने अल्कोहल का फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे? सॉल्यूशन बनने के बाद प्योर फॉर्म में अल्कोहल का वेपर प्रेशर और उसकी मोल फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, इसकी ग्राफिकल फॉर्म देखते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसको ये दूसरी फॉर्म इसके देख लें, इसमें तीनों फॉर्म्स आपने इसकी गौर से समझनी है। ये तो आगे एक फॉर्म जो है वो एक कंपोनेंट के लिए, जब एक कंपोनेंट वोलाटाइल होगा। अब दो कंपोनेंट्स अगर आ जाते हैं तो आपने उसको ऐसे लिखना है कि किसी भी का टोटल प्रेशर अगर फाइंड करना चाहते हैं, तो एक कंपोनेंट उसका टोटल वेपर प्रेशर विदाउट सैल्यूट, ये दोनों का डिफरेंस है, प्योर कंपोनेंट्स का डिफरेंट इनटू एक्स बी से मुराद है सैल्यूट या दूसरा कंपोनेंट है उसका वेपर प्रेशर। अब ये इसकी जो है वो ग्राफिकल फॉर्म है कि ये जो लाइन है दोनों कंपोनेंट्स की, ये लाइन स्ट्रेट आनी चाहिए हमारे पास, ठीक है। अगर कोई सॉल्यूशन जो है वो ये लाइन उसकी स्ट्रेट नहीं आती, तो उसका मतलब वो आइडियल नहीं है, राल्स लॉ को ओबे नहीं कर रहा। तो ये सॉल्यूशन, ये जो ग्राफ है एफएससी में मौजूद है, थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। एक्स ए कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन है। यहाँ पे अगर प्योरली ए कंपोनेंट मौजूद है तो यहाँ पे एक्स ए टोटल 100% वही होगा, इसकी मोल फ्रैक्शन 1 होगी और बी की 0 होगी। दूसरी तरफ इस तरफ जो है वो बी कंपोनेंट है, वो उसकी मोल फ्रैक्शन 1 है, यानी कि ये प्योरली बी है। दरमियान में जितने भी होंगे उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस होंगे। सॉल्यूशंस, पॉसिबल सॉल्यूशन से मुराद है इसमें ए की कंपोनेंट कुछ और बी की मोल फ्रैक्शन डिफरेंट होगी। तो जैसे जैसे आप देखें कि ए की फ्रैक्शन या मोल फ्रैक्शन बढ़ती जाएगी, वो प्योर ए के वेपर प्रेशर की तरफ जाता जाएगा, और यहाँ तक कि यहाँ पे प्योर बी। अब एक और बात है कि अगर ग्राफ देके आपसे पूछा जा सकता है इसमें कौन सा कंपोनेंट मोर वोलाटाइल है, तो जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा वो मोर वोलाटाइल है, यानी कि बी मोर वोलाटाइल है और ए लेस वोलाटाइल है। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि अगर वेपर प्रेशर ज्यादा हो तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, तो कौन सा हाई बॉइलिंग है या इनका बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है? तो जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, जिसका वेपर प्रेशर कम होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। ये आपने बात ख्याल रखना है, ये लिक्विड्स में भी आपने पढ़ा होगा। तो अब डेविएशन की तरफ जाते हैं कि कौन सी डेविएशन हो सकती है। नॉन आइडियल सोल्यूशन जो है कि राल्स लॉ को ओबे नहीं करते। अब दो तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं सोल्यूशन में जहां पे राल्स लॉ ओबे नहीं होता। अच्छा, एक बात जो मैंने आपको बताई थी कि ये एक्टिविटी क्या होती है। एक्टिविटी से मुराद ये है कि जितने कंपोनेंट, जितने मोलर कंसंट्रेशन आपने ऐड की, उतने ही एक्टिव पार्टिकल्स पैदा हों। मिसाल के तौर पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, ये एक वीक बेस है। अगर आप 1 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाटर में डिसॉल्व करते हैं, सोल्यूशन बनता है, तो लाजमी नहीं है कि सारे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के जो है वो फार्मूला यूनिट वो डिसोसिएट हो जाए। उसमें हो सकता है 0.75 या 0.5 मोल जो है वो डिसोसिएट हो, बाकी ना हो। तो इसका मतलब एक्टिविटी इसकी क्या होगी? 0.05 मोलर होगी। एक्टिविटी से मुराद है जितने पार्टिकल्स एक्चुअली पैदा हुए हैं। ऐड तो आपने 1 मोल कर दिया, लेकिन एक्चुअली जितने पार्टिकल्स डिसोसिएट हुए हैं वो उसकी एक्टिविटी है। तो उस सॉल्यूशन के लिए जरूरी है कि जितने पार्टिकल्स आप ऐड करते हैं उतने ही पार्टिकल एक दूसरे से सेपरेट भी हों।
तो उसके लिए जरूरी है रियल आइडियल सॉल्यूशन के लिए कि ए एक्टिविटी शुड बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन और मोलर कंसंट्रेशन, लेकिन असल में रियल सॉल्यूशन या नॉन आइडियल सॉल्यूशन में ये एक्टिविटीज कभी भी इक्वल, एक्टिविटी और मोलर कंसंट्रेशन कभी भी इक्वल नहीं होती। इसी तरह डेल्टा वी भी जीरो नहीं होता कि जब दो कंपोनेंट्स को हम मिक्स करते हैं तो कम अज कम थोड़ा सा फर्क जरूर पड़ जाता है, वी में वॉल्यूम में कम या ज्यादा हो जाता है। हर सल्यूट जब आप ऐड करते हैं तो जरूर कोई ना कोई हीट चेंज होती है, या वो ठंडा हो जाता है या गर्म हो जाता है, चाहे थोड़ा सा टेम्परेचर में फर्क पड़े जरूर फर्क पड़ता है। इस वाले से आम हालात में जो हम सोल्यूशन यूज करते हैं वो के आइडियल नहीं होते। अच्छा, डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ क्या होगा? दो तरह की डेविएशन है, एक होती है पॉजिटिव डेविएशन, एक होती है नेगेटिव डेविएशन। ये आप याद रखेंगे, पॉजिटिव डेविएशन कौन से पेयर शो करते हैं और नेगेटिव डेविएशन कौन से पेयर शो करते हैं। अच्छा, अब ये देखिए एक ही इसमें दो है बताया गया, मैक्सिमा और मिनिमा। ये पहले बताई गई है जी पॉजिटिव डेविएशन। अच्छा, पॉजिटिव डेविएशन क्या है कि अगर दोनों कंपोनेंट्स को मिक्स करके उसका वेपर प्रेशर बढ़ जाता है, यानी कि दोनों कंपोनेंट्स का वेपर प्रेशर प्योर कंपोनेंट्स की निस्बत बढ़ जाता है, तो इसको कहते हैं ये पॉजिटिव डेविएशन है कि वेपर प्रेशर में इजाफा हो गया। उसकी वजह ये होती है कि जब प्योर स्टेट में होते हैं तो उनमें अट्रैक्शन जो है वो ज्यादा होती है, लेकिन जब वो मिक्स कर दिए जाते हैं तो जितनी प्योर स्टेट में उनके दरमियान मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन होती है कंपोनेंट या मिक्सचर स्टेट में, मिक्सचर की फॉर्म में, उससे वो वीक हो जाती है, आपस में अट्रैक्शन वीक हो जाएगी तो डेफिनेटली वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। तो जिन कंपनी, ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि दोज लिक्विड्स विच शो पॉजिटिव डेविएशन, इसमें क्या कंडीशन है कि फोर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिकम वीकर इन सॉल्यूशन स्टेट एंड दे आर स्ट्रॉन्गर इन प्योर स्टेट। तो ये चार डिफरेंट आंसर दिए जा सकते हैं कि दे आर स्ट्रॉन्गर इन सॉल्यूशन स्टेट, वीकर इन प्योर स्टेट। इसी तरह तीन चार ऑप्शन तो आपने याद रखना है कि जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं उनमें जो है वो सॉल्यूशन बनने के बाद इंटरेक्शन वीक हो जाते हैं, सॉल्यूशन बनने से पहले या प्योर स्टेट में इंटरेक्शन जो है वो स्ट्रांग होते हैं। और जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं उनमें जो वेपर प्रेशर है वो कम हो जाता है। अच्छा, जो इसमें बताया गया तो नेगेटिव डेविएशन शो करने वालों में डेल्टा एच नेगेटिव होती है। डेल्टा एच क्या होती है? नेगेटिव, और उनमें पॉजिटिव होती है। ये एग्जांपल्स भी आपने देखनी है, तो इसके लिए भी ये ग्राफ देखे तो वेपर प्रेशर जो है प्योर की निस्बत कम होता जा रहा है। तो इस लाइन से वो नीचे की तरफ अगर जाएगा तो हम समझेंगे कि इसकी नेगेटिव डेविएशन है। तो असल में दोनों कंपोनेंट्स ही उनका वेपर प्रेशर लो हो जाता है। इसका मतलब यह है कि इंटरेक्शन जो है वो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जो है वो प्योर स्टेट की निस्बत सॉल्यूशन स्टेट में आके स्ट्रांग हो जाती है, इसलिए वो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। इस बात को आपने जरा अच्छे से, एक्टिविटी एंड एक्टिविटी कोफिशिएंट, इसको हम तफसील में नहीं जाएंगे, सिर्फ मैंने आपको यही बताया कि एक्टिविटी से मुराद एक्टिव कंसंट्रेशन होती है कि जितने पार्टिकल्स वाकई डिसॉल्व हो गए। अगर एक मोल आपने ऐड किया तो मोल फ्रैक्शन उसकी 1 मोलर या 1 कंसंट्रेशन 1 मोल है, लेकिन डिसॉल्व सिर्फ 0.2 मोल्स होते हैं तो उसकी एक्टिविटी 0.2 मोलर होगी। अच्छा, मीन एक्टिविटी एंड मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट, ये आप ये एक डेरिवेशन है, इसको करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट हमारे लिए जरूरी है। ये देखें आगे एक न्यूमेरिकल भी, आगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इसकी हम डेफिनेशन करते हैं, उसके बाद दोबारा मीटिंग में स्टार्ट करूंगा, आपने इसको ज्वाइन करना है। इसकी टाइमिंग जो है वो तकरीबन ख़त्म होने वाली। अच्छा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है? इसको सादा अल्फाज में आप याद रखेंगे कि सोल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज जो सल्यूट के पार्टिकल्स की तादाद पे डिपेंड करेगी, नेचर ऑफ सल्यूट्स पे डिपेंड नहीं करेगी। मिसाल के तौर पर अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी, आगे हम तफसील से पढ़ते हैं, वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, तो कोई भी कंपोनेंट हो, चाहे वो ग्लूकोज हो, सुक्रोज हो या कोई और सॉलिड कंपोनेंट हो, तो अगर उसका 1 मोल ऐड करें, ये 0.1 मोल ऐड कर रहे हैं, तो सुक्रोज के लिए 342 ग्राम होता है, ग्लूकोज के लिए 180 ग्राम होता है, और इसी तरह बाकी कंपोनेंट्स, यूरिया के लिए वो 60 ग्राम है मोलर वेट उसका। तो अगर वेट सेम, नंबर ऑफ मोल सेम है, इसका मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल सेम, नंबर ऑफ पार्टिकल सेम होने की वजह से उसमें लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर तमाम में सेम होगा। इससे कता नजर के वो यूरिया है या वो ग्लूकोज है या सुक्रोज है। तो ये प्रॉपर्टीज कौन सी हैं जी? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज
for which values for these properties depend upon the number of particles in the solutions, not on the nature of the solutes. Okay, ये मैं अब दोबारा मीटिंग, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप डिस्कस कर सकते हैं, फिर हम नेक्स्ट मीटिंग में, अभी फौरन मैं स्टार्ट कर दूंगा तो उसको